ನನಗೆ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ರೆ यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हुआ ना। हाँ। इसमें टाइम भी बताता था कितना घंटा बचा है। 2 घंटे 50 मिनट। ओके। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्वम् अवगतम न वा। तो इसके पूर्व में प्रसंग यह है, अद्वैती भ्रमस्थल में जो पदार्थ दिख रहा है उसकी सत्ता मान रहा है, प्रातिभासिक सत्ता। जब शुक्ति में रजत का भ्रम होता है तो जब तक वह भ्रम है तब तक वहाँ रजत की सत्ता है, प्रातिभासिक रजत की सत्ता। ऐसा मानने पर यह आक्षेप आता है, अब भ्रम निवृत्त होने के बाद कैसा अनुभव है? नेदम रजतम, इदानीम इदम रजतम ऐसा नहीं, इदम रजतम न ऐसा नहीं, कभी भी नहीं ऐसा आता है। लेकिन सामान्यतः यह नियम है, जिस अधिकरण में कोई वस्तु किसी भी काल में रह जाता है तो उस अधिकरण में उस वस्तु का तीनों कालों में निषेध नहीं किया जा सकता, होता नहीं, यह नियम है। तो यदि पूर्ववर्ती शुक्ति में रजत कुछ काल के लिए वहाँ है तो तीनों कालों में यहाँ रजत नहीं है, ऐसा आप कहें, निषेध कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अनिर्वचनीय रजत की सत्ता मानना उचित नहीं है, ऐसा आक्षेप आया। तो इसके लिए सिद्धांति ने ऐसा समाधान दिया, यहाँ पर रजत नहीं है ऐसा जो कह रहे हैं यह अभाव विलक्षण अभाव है। तो हम इसको व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ऐसा मानेंगे। यह अभाव प्रतियोगी के होते समय में भी हो सकता है। जब घट रहता है, वास्तविक घट रहता है, तब भी पटत्वेन घट का अभाव है, पट के रूप में घट है नहीं, यह कहा जा सकता है। तो इसलिए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव का अपने प्रतियोगी के साथ कोई विरोध नहीं है। तो अतः प्रतियोगी की सत्ता होने पर भी वह अभाव जब है, तीनों कालों में है, तीनों कालों में वह अभाव है, तो इसी कारण हम इदम न रजतम, कभी भी यह रजत नहीं ऐसा कह सकते हैं, मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव माने क्या? इसका तो विवेचन हो गया है। अब इसके आगे का ग्रंथ है। यहाँ पर व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव मानने के बाद उसके ऊपर एक आक्षेप उठ जाता है। यहाँ एक प्रश्न है, सामान्यतः यह नियम है, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म और प्रतियोगी इन दोनों का ज्ञान अपेक्षित है अभाव ज्ञान के लिए, अन्यथा अभाव ज्ञात नहीं होता। तो प्रकृति में प्रतियोगी है रजत, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म है पारमार्थिकत्व, क्योंकि पारमार्थिकत्वेन रजतम नास्ति, यही न व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव है। रजत है किंतु पारमार्थिक रूप से नहीं है, तो पारमार्थिकत्व यह प्रतियोगितावच्छेदक धर्म बनता है और रजत प्रतियोगी बनता है। यह स्थिति है, आपने ही यह बताया है। इसके ऊपर हमारा आक्षेप है, प्रतियोगितावच्छेदक और प्रतियोगी दोनों का संबंध ज्ञात हुआ है अथवा नहीं। प्रकृति में
किसी अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रतियोगितावच्छेदक के साथ उस प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक है सामान्यतः। तो यहाँ प्रतियोगितावच्छेदक जो पारमार्थिकत्व रूप धर्म है, इस धर्म के साथ उस रजत का ज्ञान हुआ अथवा नहीं, प्रश्न है। ठीक, ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम न वा, न अवगतम, ऐसा यदि कहते हैं तो आपत्ति यह है, अनवगते प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न ज्ञान अभावात् अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति ही। पारमार्थिकत्व रूप प्रतियोगितावच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न पदार्थ का ज्ञान न होने से यह पारमार्थिकत्व प्रतियोगितावच्छेदक अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक बन ही नहीं सकता। आप सोचिए, घटत्व का ज्ञान नहीं है तो इस अवस्था में वह यहाँ घट नहीं है ऐसा समझ सकता है क्या? क्योंकि घटत्व रूप धर्म का ज्ञान नहीं है तो इसका अर्थ वह घट को नहीं पहचानता है। तो ऐसा व्यक्ति अमुक जगह में घट नहीं है इसका पता नहीं लगा सकता। तो इसलिए अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ प्रतियोगितावच्छेदक बन गया पारमार्थिकत्व रूप धर्म। तो पारमार्थिकत्व रूप धर्म से अवच्छिन्न पदार्थ का ज्ञान इसे होना चाहिए। यदि रजत में, प्रतियोगी में उसका ज्ञान नहीं है तो अभाव निषेध नहीं किया जा सकता है, अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता है। अच्छा, अब मान लेते हैं रजत का प्रतियोगी का ज्ञान जब हुआ, रजत रूप प्रतियोगी का ज्ञान जिस समय हुआ तो वह रजत कैसा दिखा? मिथ्या रजत ऐसा दिखा अथवा पारमार्थिक रजत रूप से? पारमार्थिक रजत, सत्य रजत, यह तो सत्य चांदी है, ऐसा ही नहीं दिखा भ्रम काल में। तो हम मान लेंगे पारमार्थिकत्व उस रजत में अवगत है, पारमार्थिकत्व तो उसमें नहीं है किंतु रजत की प्रतीति होते समय उस रजत में पारमार्थिकत्व मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है, न होते हुए भी। तो ऐसा यदि मानते हैं तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न ज्ञान हो गया वह रजत ज्ञान। आगे अभाव ज्ञान तो ठीक है, हो सकता है, किंतु आपके मत में दूसरी आपत्ति आ जाती है। क्या आपत्ति? अनवगते न अवगते अपरोक्षावभासस्य तात्कालिक विषयसत्ता नियतत्वात् रजते पारमार्थिकत्वमपि अनिर्वचनीयं रजतवदेव उत्पन्नम् इति तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्न अभावः तत्र कथं वर्तेत इति चेत्। यह आपत्ति केवल अद्वैतवादी के लिए है। वह क्या कहता है, प्रातिभासिक रजत की सत्ता मानने की युक्ति क्या है? जब प्रत्यक्ष रूप से भ्रम होता है, भ्रम अथवा कोई ज्ञान होता है, तो उस समय देखने वाले वस्तु की सत्ता को अवश्य मानना चाहिए। तो हाँ, वहाँ होना चाहिए तभी दिखेगा, जो नहीं है उसको आप नहीं देख सकते। इसीलिए भ्रम काल में आपको रजत दिख रहा है, अतः है। फिर उसकी सत्ता को हम प्रातिभासिक ऐसा मानेंगे, ये अलग बात है, किंतु उसकी सत्ता तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा यदि है तो इस न्याय को थोड़ा वहां पर भी लगाइए। रजतम इदम रजतम पारमार्थिकम ऐसा ही न दिखा, इदम रजतम इस प्रतीति के आधार पर, अपरोक्ष प्रतीति के आधार पर आप रजत की सत्ता यदि मानते हैं तो उसी तरह इदम रजतम पारमार्थिकम ऐसी प्रतीति है, तो यही प्रतीति कहना पड़ेगा। पारमार्थिकत्व रजत में अवगत है ऐसा कहने की प्रतीति का आकार तो यही होगा। तो इस प्रतीति के अनुसार आपको रजत में पारमार्थिकत्व की भी सत्ता माननी होगी।
जैसे रजत की सत्ता आप मान रहे हैं, तो उसी तरह रजत में पारमार्थिकत्व की भी सत्ता मानना ही पड़ेगा। क्यों? आपका नियम है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसकी सत्ता मानना चाहिए। तो ऐसा यदि है, अब देखिए, पारमार्थिकत्व विशिष्ट रजत जहाँ कुछ काल के लिए रह जाता है, तो वहाँ उसका कालत्रय में निषेध कैसे हो सकता है? एक बात ध्यान देने योग्य है, घट का हम पटत्व रूप से कालत्रय में भी निषेध कर सकते हैं। घट पट रूप में कभी होता ही नहीं, इसलिए पटत्व उसका व्यधिकरण धर्म है। लेकिन पारमार्थिकत्व जब रजत में ज्ञात हो रहा है और रजत में पारमार्थिकत्व की सत्ता आप मान रहे हैं, तब यह पारमार्थिकत्व व्यधिकरण धर्म नहीं, तो रजत में आ गया ना। तो पारमार्थिकत्व यदि रजत में है, तो जब पारमार्थिकत्व विशिष्ट रजत वहां पर है, उस काल को छोड़ करके दूसरे कालों में उसका अभाव हो सकता है, उस काल में नहीं। ये समझ में आया? घट में पटत्व किसी भी काल में होता नहीं, इसलिए पटत्वेन घटो नास्ति ऐसा कभी भी कह सकते हैं। किंतु रजत में पारमार्थिकत्व कुछ भ्रम काल में, एक काल में रह जाता है पारमार्थिकत्व, तो पारमार्थिकत्वेन रजत का अभाव कालत्रय में आप कैसे कह सकेंगे? संभव नहीं। इसलिए पुनः अनुपपत्ति आ गई आपके मत में। अपरोक्ष अवभासस्य तात्कालिक विषय सत्ता नियतत्वात्। जहाँ विषय का अपरोक्ष अवभास होता है, तो वहाँ विषय की तात्कालिक रूप से सत्ता अवश्य होनी चाहिए। तो इस तरह रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम दिख रहा है, यही दूसरा पक्ष है। तो यदि अवगतम, तो पारमार्थिकत्वम रजते अनिर्वचनीयम रजतवदेव उत्पन्नम, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। तब रजतत्व पारमार्थिकत्व विशिष्ट रजत की सत्ता बन जाती है, सामने है वहाँ पर। तदवच्छिन्न रजत सत्वे, पारमार्थिकत्व विशिष्ट रजत वहाँ पर यदि रहता है, तो तदवच्छिन्न अभाव, उसका अभाव नहीं हो सकता है। तो पुनः वही आपत्ति आ गई। इति चेत्, यह आक्षेप है, इसका समाधान देते हैं। न पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठाननिष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्वोत्पत्ति अनभ्युपगमा। उत्तर यह देते हैं, आपने जो दो विकल्प किया, पारमार्थिकत्व रूप प्रतियोगितावच्छेदक धर्म का यहाँ पर रजत में भान है अथवा नहीं, तो भान है, इसी पक्ष को हम लेंगे। दो विकल्पों में एक पक्ष हम स्वीकार कर रहे हैं। तो रजत में पारमार्थिकत्व का भान हो रहा है, प्रातिभासिकत्व नहीं ज्ञात हो रहा है, पारमार्थिकत्व उसमें ज्ञात हो रहा है। फिर यह हम नहीं मानेंगे, आपने जो दूसरा आक्षेप किया, जब पारमार्थिकत्व दिखता है तो पारमार्थिकत्व की सत्ता रजत में मानना पड़ेगा, यह नहीं। क्यों? नियम ऐसा है, जहाँ प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं, वह ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर दूसरी गति नहीं। रजत तो है नहीं, सामने शुक्तिका है, रजत दिख रहा है, तो यह जो दिखने वाला रजत है, यह किसी दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके साथ अपने इंद्रिय का कोई संबंध नहीं होने से उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो इस तरह देशांतर स्थित रजत का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और सामने भी वह रजत है नहीं, तो उसका प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता है ना। ऐसी आपत्ति जब आती है,
तब हम यह मानते हैं प्रातिभासिक रजत की सत्ता सामने सिद्ध हो जाती है। तो सामने प्रातिभासिक रजत की सत्ता को मान करके हम यह उपपादित करते हैं, यह जो भ्रम हुआ वह सामने वाला विषय को देख रहा है भ्रांत। जिस रजत को उसने देखा वो रजत कहाँ है, कहीं दूसरी जगह नहीं, यही सामने है। सामने रजत तो है नहीं, तो है प्रातिभासिक रजत है, वह उत्पन्न हुआ तात्कालिक रूप से है, बाद में नहीं रहेगा। यह हमारी प्रक्रिया है। किंतु यदि दूसरे स्थान में रहने वाला कोई पदार्थ जिसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष पूर्व से स्थित हो, ऐसी स्थिति में जब भ्रम होता है तो वहाँ पर उस पदार्थ की उत्पत्ति प्रातिभासिक उत्पत्ति नहीं मानते। क्यों? प्रातिभासिक वस्तु की सत्ता मानने का मूल कारण क्या है? उसका प्रत्यक्ष न हो पाना। प्रत्यक्ष होने के लिए जो सामग्री, जिस सामग्री की अपेक्षा है उस सामग्री का न रहना। रजत के प्रत्यक्ष के लिए देशांतर स्थित रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष हो रहा है, इसीलिए देशांतरस्थ रजत को छोड़ करके नया दूसरा रजत यहाँ है, हम मान रहे हैं। लेकिन यदि दूसरे स्थान पर स्थित पदार्थ इंद्रिय संबद्ध है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रत्यक्षतः भान हो सकता है, अतः प्रातिभासिक रूप से उत्पत्ति नहीं मानते। अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ जो पारमार्थिकत्व रजत में दिख रहा है, यह पारमार्थिकत्व इंद्रिय के साथ संबंध रखता है। कहाँ? आप यह देख रहे हैं, सामने वाला जो वस्तु है वह रजत है, ऐसा भ्रम काल में दिखता है। बाद में सामने वाला जो वस्तु है वह रजत नहीं है, ऐसा दिखता है। अब देखिए, भ्रम काल में रजत प्रतीत हुआ और बाध काल में पश्चात रजत का निषेध हुआ, सामने वाले वस्तु का तो निषेध नहीं हुआ। सामने कुछ न कुछ है, इदम है, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। तो सामने वाला जो वस्तु है वह अबाधित है, लोक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से है कुछ न कुछ, वो रजत नहीं है, ये आपका तात्पर्य है। तो सामने वाला जो वस्तु है वह पारमार्थिक है। पारमार्थिक बने लोक व्यवहार दृष्टिया वह पारमार्थिक है। हाँ, इदम वस्तु। अब आप यह बताइए, आपके इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का उस सामने स्थित वस्तु के साथ सन्निकर्ष है कि नहीं? अवश्य है। सामने स्थित वस्तु के साथ उसका सन्निकर्ष है, तो उसमें जो पारमार्थिक है, व्यावहारिकत्व है, सत्ता, पारमार्थिकत्व की सत्ता है, तो उस पारमार्थिकत्व के साथ भी इंद्रिय का सन्निकर्ष है। तो पारमार्थिकत्व दूर स्थित ऐसा नहीं है, इंद्रिय के साथ संबद्ध है, तो उसका प्रत्यक्षतः भान हो सकता है। यह स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा करेंगे, प्रातिभासिक रजत को मानेंगे और उस प्रातिभासिक रजत में आधारगत शुक्ति, वहाँ जो सामने वाला पदार्थ है उस आधार में स्थित पारमार्थिकत्व का भान हो जाता है, उसमें रजत। तो इसका अर्थ हुआ, रजत में एक प्रातिभासिक पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति हम नहीं मानेंगे। जैसे प्रातिभासिक रजत की उत्पत्ति माने थे, तो ऐसा रजत में पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति नहीं। क्यों? वो तो है, सामने है, उसके साथ इंद्रिय का संबंध है। रजत में नहीं है तो क्या हुआ? जहाँ रजत दिख रहा है उसमें तो वह पारमार्थिकत्व है, तो आधार में जो पारमार्थिकत्व देखने योग्य है तो वही रजत में दिख रहा है। तो इसलिए पारमार्थिकत्व उसमें है ही नहीं, अध्यस्त हो रहा है। जैसे अन्यथा ख्याति नैयायिक कहते हैं ना, वो तो दूसरी जगह में स्थित का दूसरी जगह भान बता रहे हैं। हम तो अन्यथा ख्याति, हम तो जो देखने योग्य स्थान में है उसकी अन्यथा ख्याति मान रहे हैं। तो इसलिए यह इसका निष्कर्ष ऐसा हुआ, पारमार्थिकत्व तो रजत में दिखता है किंतु है नहीं।
वह रजत का निषेध जब करेंगे तो रजत प्रतियोगी बनेगा, तो रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म बन जाता है, समानाधिकरण धर्म नहीं। तो ठीक वैसे ही जैसे घट के लिए घटनिष्ठ प्रतियोगिता के लिए पटत्व व्यधिकरण धर्म है, तो उसी प्रकार रजत प्रातिभासिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म है पारमार्थिकत्व। तो इस व्यधिकरण धर्म को लेकर उस रजत का हम यदि निषेध करते हैं तो त्रैकालिक रूप से निषेध करने में कोई आपत्ति नहीं है। पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्वोत्पत्ति अनभ्युपगमा। अधिष्ठान माने आधार लेना चाहिए, आधार जो सामने वाला पदार्थ, तो वही उसमें पारमार्थिकत्व है। वह पारमार्थिकत्व रजत में भासित हो रहा है, इतना पर्याप्त है अभाव ज्ञान के लिए। तो यह अन्यथा ख्याति के समान हो गया तो मान लेंगे। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्तेर अंगीकारा। ये ध्यान देने योग्य है। आरोप्य भ्रम में जिसका हम अध्यस्त कहते हैं ना, भ्रम में जो वस्तु दिखता है आरोप्य वस्तु, और जहाँ आरोप कर रहे हैं वह, ऐसा दो वस्तु अवश्य भाषित होते हैं, वास्तविक वस्तु और आरोपित वस्तु। आरोपित वस्तु जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य नहीं है और देखता है भ्रम में, तो वहीं पर हम आरोपित वस्तु प्रातिभासिक रूप से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। और देखने योग्य स्थिति में है आरोपित वस्तु, तो वहाँ प्रातिभासिक उत्पत्ति नहीं मानते। हम एक उदाहरण दे सकते हैं। एक रजत है और एक शुक्तिका है, दोनों पास पास में हैं। दूर से जब देखते हैं तो उस समय एक भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ? दोनों भी रजत ना ऐसा मत, ऐसा दोनों रजत भी कह सकते हैं, ऐसा विपरीत भ्रम। शुक्ति को रजत समझा और रजत को शुक्ति का, ऐसा भी भ्रम हो सकता है। शुक्ति रजते इमे शुक्ति रजते, शुक्ति और रजत वहाँ पड़े हैं, लेकिन शुक्ति कौन से है और रजत कौन सा है, तो ऐसा वह देखेगा, वो रजत को शुक्ति का देखेगा और शुक्तिका को रजत के रूप में, दोनों सामने हैं, एक साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्ति में जो रजत दिख रहा है और रजत में जो शुक्तिका, ये दोनों प्रातिभासिक उत्पन्न हुए नहीं। क्यों? प्रातिभासिक उत्पत्ति तभी होगी जब दोनों ही सन्निकर्ष योग्य नहीं है। तो यहाँ तो दोनों सामने पड़े हैं और इंद्रिय सन्निकर्ष के योग्य हैं, तो इस स्थिति में परस्पर व्यत्यय रूप से दोनों का भान हो रहा है। यहाँ प्रातिभासिक रजत अथवा प्रातिभासिक शुक्ति का भी उत्पत्ति नहीं मानते। तो यह दृष्टांत है। तो इसी तरह रजत में प्रतिभासित होने वाला जो सत्यत्व है, भ्रम काल में सत्य रजत ऐसा ही दिखता है ना, सत्यत्व ही हम पारमार्थिकत्व कहते हैं। वह पारमार्थिकत्व वहाँ रजत में न होते हुए जहाँ पर रजत आरोपित है उस पूर्वस्थित वस्तु में है और वह सन्निकर्ष योग्य है, उसी का भान रजत में हो जाता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तुत्पत्तेः अंगीकारात्। अतएव एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर सन्निकृष्ट है, अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष के योग्य है, वहाँ आरोप में अन्यथा ख्याति मान लेते हैं, अनिर्वचनीय ख्याति नहीं। अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात् न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति ही। एक स्फटिक है, स्फटिक के नीचे एक जपा कुसुम है। जपा कुसुम लाल रहता है ना, अड़हुल का फूल है, तो उसके ऊपर स्फटिक है अथवा उसके पास में रखा है, यहाँ से देख रहा है, स्फटिक लाल दिख रहा है, रक्तः स्फटिकः, लोहित स्फटिकः। तो यहाँ पर स्फटिक में तो लौहित्य नहीं है, इसलिए प्रातिभासिक लौहित्य को मानेंगे क्या?
स्फटिक में प्रातिभासिक लौहित्य नहीं। क्यों? उसमें भासमान जो लौहित्य है वह अपने देखने के योग्य में है, क्योंकि वहीं पर वो कुसुम है, उसके साथ भी इंद्रिय सन्निकर्ष है, और इंद्रिय सन्निकर्ष होने से वह लौहित्य भी इंद्रिय संबंध से युक्त होने से प्रत्यक्ष में विषय होने योग्य है। तो इस स्थिति में स्फटिक में एक नया लौहित्य, प्रातिभासिक लौहित्य की उत्पत्ति हम नहीं मानते। कुसुम में जो लौहित्य है वह स्फटिक में भासित हो रहा है, तो इस तरह अन्यथा ख्याति मानते हैं। यहीं पर यदि वह जपा कुसुम इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य नहीं है, उस स्थल में नहीं है, और स्फटिक में रक्तता प्रतीति है, तो तब तो लौहित्य को हम प्रातिभासिक ही मानेंगे, क्योंकि उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, वह देखने योग्य नहीं है। दिख रहा है तो देखने योग्य न होते हुए जो दिखता है, तो वहां पर हम प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे। और देखने योग्य है, ऐसी स्थिति में वो भ्रम होता है, तो वहां पर प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति आवश्यक नहीं। फिर ऐसा होने पर भी लौहित्य तो व्यावहारिक है, कुसुम में रहने वाला वास्तविक है, किंतु उस लौहित्य का स्फटिक के साथ जो संबंध दिख रहा है वो तो है नहीं कहीं, वो तो प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। लौहित्य का कुसुम के साथ संबंध है, लेकिन स्फटिक के साथ जो संबंध दिख रहा है वो कहा है नहीं, इसलिए उस संसर्गांश में अन्यथा ख्याति नहीं, अनिर्वचनीय ख्याति है। तो कुसुमगत लौहित्य का स्फटिक के साथ अनिर्वचनीय संसर्ग संबंध उत्पन्न हो गया, तो वही उसी कारण स्फटिकः लोहितः ऐसा भ्रम होता है। अनिर्वचनीय संसर्ग तो नया प्रातिभासिक संसर्ग उत्पन्न हुआ, यह मानना ही पड़ेगा। उसी तरह पीलिया रोग से ग्रस्त यदि देख रहा हो पीला, तो वहाँ भी यही लक्षण होगा। हाँ, वहाँ पर भी ऐसा है, यही होगा, क्योंकि पीलिया में जो पीतता है वो तो दोषगत है, नेत्रगत दोष में जैसे है। चश्मा ही काला लगा ले। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर है वो वर्ण, लेकिन उस वर्ण का संबंध कहाँ दिख रहा है? सामने वाले पदार्थों में, तो वही होगा। हाँ वही होगा। तो वहाँ पर काला रंग बाह्य पदार्थों में नहीं है, फिर काला रंग यहाँ है, देखने योग्य स्थान में है, इसलिए काले रंग की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु काले रंग का दूसरे पदार्थों के साथ जो संसर्ग है उस संसर्ग की उत्पत्ति मानेंगे, वह तो कहीं नहीं, वही अनिर्वचनीय है, यह कहते हैं। इसको यही एक प्रश्न और उत्तर के रूप में निरूपण करते हैं इस विषय को। नन्वेवं यत्र जपा कुसुमं द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टं तत्र लौहित्य प्रतीत्या प्रातिभासिकं लौहित्यं स्वीक्रियतामिति चेत् न इष्टत्वात्। बस इष्ट है तो जपा कुसुम के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, ऐसे स्थल पर जपा कुसुम है क्योंकि व्यवधान है। फिर स्फटिक लोहित रूप से दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पन्न होगा, ठीक है, मान लेंगे। एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अनुगमः यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असद्भावश्च दर्शनीय। ये सब जो विचार है कैसे आगे प्रत्यक्ष परिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण बताया, दो प्रकार का प्रत्यक्ष लक्षण, और उस प्रत्यक्ष लक्षण में एक अंश यह आया विषय अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों का अभिन्न होना। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य होने के लिए विषय की अपेक्षा है, तो भ्रम स्थल में आप विषयावच्छिन्न चैतन्य ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि विषय है ही नहीं। तो आप विषयावच्छिन्न चैतन्य का वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद रूप जो प्रत्यक्ष लक्षण है, इसका वहाँ समन्वय कैसे कर पाएंगे, यह प्रश्न आया। तो उस प्रश्न के उत्तर में भ्रम स्थल में भी विषय है, प्रातिभासिक विषय है, ऐसा निरूपण किया।
प्रातिभासिक विषय को आप वहाँ उत्पन्न मानते हैं तो उसका उत्पादक सामग्री क्या हो, ऐसा प्रश्न होने पर उसकी सामग्री अविद्या, संस्कार, दोष, इसको बताया। तो प्रातिभासिक पदार्थ को मानने पर क्या आपत्ति है, उस आपत्ति का समाधान दिया। तो ये सब अनुप्रसक्त विषय हैं। मूल विषय तो भ्रमात्मक प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्ष लक्षण का समन्वय करना, यही मूल विषय है। तो यहाँ पर प्रातिभासिक पदार्थ को मान करके भ्रमात्मक प्रत्यक्ष में उक्त लक्षण का समन्वय करके दिखाया। तो इसी तरह अन्यत्र प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि, एक उदाहरण के मात्र में एक दिखा दिया रूप में, उदाहरण रूप में, और सभी जगह अपने आप इस लक्षण का समन्वय स्वयं जान लीजिए। प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अनुगमः, यह एक। यथार्थ प्रत्यलक्षण असद्भावश्च, भ्रमात्मक प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण तो आता है, लेकिन प्रमात्मक प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं। क्यों? प्रमा के लक्षण में अबाधितत्व का भी निवेश है ना, तो ये सब बाधित है प्रातिभासिक पदार्थ। इसलिए अबाधितत्व न, विशेषण न होने से प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण वहाँ पर नहीं है। इन दोनों को आप स्वयं ही देख लें, दर्शनीय। बस इतना।